हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है जनरल। इससे पहले हमने अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन किया था। जनरल, अगर आप अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे कोई अकाउंटेंट एग्जाम, तो ये टॉपिक तो होता ही होता है। सो जनरल पे आज अपन 20 एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपने 5 साल ग्रेजुएशन तक पढ़ा है कॉमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल, कि भाई आप जनरल बनाते क्यों हो। पहला ऑप्शन है आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हो इसलिए। सेकंड कहता है कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी करना चाहते हो इसलिए। थर्ड कहता है कि आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हो इसलिए, या ऑल ऑफ द अबव, इन सभी पर्पज से। देखिए, जनरल बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि हम सारे ट्रांजैक्शन लिख लें, कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा रह ना जाए। जहां तक बात है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन, उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जहां तक बात है प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी, इसके लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। लेकिन जनरल का जो मेन पर्पस होता है वो ये कि हम हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दें, कोई भी ट्रांजेक्शन लिखने से छूट ना जाए। ये स्टार्टिंग है। अगर ये काम हमने ढंग से कर लिया तो पीछे हमारे सारे ऑब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मेरे साथ साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पॉज कर लीजिए, आपको सॉल्व करना है। राजा दिवालिया हो गया, थोड़ा अजीब लगता है पर ठीक है। राजा नाम का एक हमारा कस्टमर होगा, वो दिवालिया हो गया तथा 2,000 रुपए के स्थान पर उसकी संपत्ति से 1,800 रुपए वसूल हो पाए। पूरे पैसे नहीं मिल पाए, वो इंस्टॉलमेंट हो गया, फिर भी 90% अमाउंट हमें मिल गया है। इससे डूबत ऋण तथा राजा के खाते क्रमशः प्रभावित होंगे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली अकाउंटिंग एंट्री आनी चाहिए कि अगर हमें जब पैसा मिला तो हमारे पास कैश आया, ठीक है, पूरा तो नहीं आया, 1,800 रुपये आया और राजा से आया। पर बात यह है कि अब ये भी आप जानते हो कि 200 रुपये नहीं आएगा, तो उसे 200 रुपये को बुक्स में रखने का कोई सेंस नहीं है। तो उसे हम बैड डेब्ट्स अकाउंट में डाल देंगे। जो पैसे आने ही नहीं है उसे जबरदस्ती बुक्स में दिखाए रखने का कोई लॉजिक नहीं है। अब तो वो ऑफिशियली इंसॉल्वेंट हो गया है या कहें बैंकरप्ट हो गया है, तो ये एंट्री होगी। एंट्री होगी, हम ये जानते हैं। अब ये क्वेश्चन ने क्या पूछा कि बताओ बैड डेट्स कितने रुपए से डिस्टर्ब होगा, तो बैड डेट्स का अमाउंट तो है 200 और राजा का अकाउंट कितने से डिस्टर्ब होगा, तो वो है 2,000। तो इसका आंसर होगा 200 और 2,000, क्योंकि रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः पूछा है। तो 200 और 2,000 ये सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका आंसर सी रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू लड्डू क्वेश्चन ही मैं आपके लाया हूं, क्योंकि आप आराम से कर लोगे, मैं जानता हूं। चलो तीसरा क्वेश्चन लगा के देखो। थोड़ी सी पेंसिल को बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो अब ये है, कमीशन प्राप्त हुआ 500 रुपए, ब्याज प्राप्त हुआ 600 रुपए, इस व्यवहार का प्रभाव होगा। तो मैंने कहा प्रभाव मतलब, कहता है इससे एक वस्तुगत खाता डेबिट होगा, 2 अवास्तविक खाते क्रेडिट होंगे, एक व्यक्तिगत खाता डेबिट होगा, 2 रियल अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो मैं ये समझ गया कि देखिए अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। अकाउंट्स आपके होते हैं पर्सनल, अकाउंट होते हैं रियल और अकाउंट होते हैं नॉमिनल। ये 3 तरह के खाते होते हैं। अब जब हमें कमीशन प्राप्त हुआ, तो जब मैं बहुत छोटा था या समझो 11th क्लास में आया, तो मैं सोचता था कमीशन प्राप्त हुआ मतलब कमीशन आया। तो आप लगेगा सही तो है, कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन आया, पर रियल में आपका पैसा आता है, आपके पास कैश आता है, इसलिए आप कैश को डीआर करते हो, यानी कमीशन के नाम पे आपका पैसा आया। और अकाउंटेंसी जो होता है ना, वो अकाउंटेंसी में अगर आप कभी समझेंगे तो बात ऐसी होती है, क्या हुआ क्यों हुआ। एक जनरल एंट्री जो डिफाइन करती है वो इसको बताती है क्या हुआ क्यों हुआ। जैसे कैश आया, ये तो हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एक तो हमें कमीशन मिला, तो यहां पे आप खाली कमीशन लिख दो, या चाहो तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिख दो। और एक आपका ब्याज आया, तो चाहो तो खाली इंटरेस्ट लिख दो और चाहो तो इंटरेस्ट रिसीव लिख दो। तो ये एंट्री में टोटल 3 अकाउंट है, ये हमें समझ में आता है। अब बात यह है कि कैश किस तरह का अकाउंट है, तो हमने अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में देख लिया कि जो कैश अकाउंट है वो रियल होता है, क्योंकि कैश एक वस्तु है या एक वास्तविक खाता है जो वास्तव में हमें को दिखाई देता है। तो वस्तुगत खाता बोलो या वास्तविक खाता बोलो, एक ही बात है। और कमीशन और इंटरेस्ट ये हमारे लिए इनकम के आइटमें हैं। तो जो इनकम की आइटमें होती हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट को आप हिंदी में नाम मात्र खाता भी बोलते हैं और इनको अवास्तविक खाता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है।
तो अब मैं समझ गया कि इस एंट्री से या इस ट्रांजैक्शन से एक वास्तविक खाता प्रभावित होगा, वास्तविक बोलो या वस्तुगत, और दो अवास्तविक खाते क्रेडिट होंगे। तो ए बिल्कुल सही लिया हुआ है। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लेना, पर ए इसमें बिल्कुल सही है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल, रोज नामचे यानी जनरल के बही पृष्ठ संख्या LF, जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो, उस कॉलम का प्रयोग क्यों किया जाता है? मैं ऑप्शन पढ़ लूंगा, पर आप बात ध्यान दीजिए, जब आप 11th क्लास में आए थे या कुछ स्टेट्स में 9th क्लास में भी जनरल पढ़ाया जाता है, तो वहां पे देखो टीचर सिखाता है कि बेटा जनरल बनाओ, है ना। तो जनरल बनाते समय सबसे पहले टीचर बताएगा डेट लिखो, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम होता है, उसके बाद LF का कॉलम होता है, और फिर DR और CR के अमाउंट होते हैं। आप देखेंगे और याद करेंगे कि आपको वहाँ पे एंट्री सिखाई जाती थी और LF का कॉलम टीचर खाली रखवा देता था। ठीक है, मैं आपको अगली स्लाइड में बता देता हूँ एक एंट्री, फिर मैं आपको पूरा समझा पाऊंगा। बट ये था कि जैसे यहाँ पे मान लो अमाउंट तो लिखे जाते थे, एंट्री भी लिखी जाती थी, इवन सर इंग्लिश रटा के हमें नरेशन भी लिखवा देते थे, लेकिन LF का कॉलम खाली रहता था। अब ये आज वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ये LF का कॉलम क्या काम आता है। ठीक है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ बगैर ऑप्शन पढ़े। ठीक है, चलो अब आप ये देखो, ये है जनरल का फॉर्मेट, और आप होशियार बच्चे हो तो आप समझते हो। इसमें पहली एंट्री हो रखी है कैश टू कैपिटल, यानी व्यापार में पैसा आया, ओनर ने 1 लाख रुपए लगाया। अब जैसे अगर इसमें मान लो 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लेजर है, जिसको अपन खाता बही बोलते हैं, उसका जो पेज नंबर 8 है, उसमें हमने कैश अकाउंट बना रखा होगा, वहां जाके हमने लिखा होगा टू कैपिटल। ठीक है सर, हमें समझ नहीं आया। फिर मैंने यहां पे सपोज करो लिखा है 9, और यहां पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर लिखा हुआ होगा पेज नंबर 9, क्योंकि हर पेज के ऊपर पन्ने डले हुए रहते हैं, नंबर डला हुआ होता है। कैपिटल में लिखा होगा बाय कैश, कि सर हमें अभी भी समझ नहीं आया। देखो, जब एक अकाउंटेंट या बुक कीपर यहां पे 8 नंबर और 9 नंबर लगा देता है, कोई सा भी नंबर लगा देता है, इसका मतलब यह है कि कैश अकाउंट अगर आपको देखना है तो लेजर के 8 नंबर पन्ने पे मिलेगा। कैपिटल अकाउंट अगर आपको देखना है तो लेजर के 9 नंबर पन्ने पे मिलेगा। और जब तक इसके आगे नंबर नहीं डले हुए हैं, इसका मतलब है कि ये एंट्री पोस्ट नहीं हुई है। जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, वैसे रियल लाइफ में पोस्ट वर्ड जो आया है ये अकाउंट से आया है, जहां अपन चीजों को लेजर में पोस्ट करते हैं। जैसे परचेज है और परचेज के सामने 11 है, तो आप समझ गए इसका क्या मतलब है कि इस एंट्री की पोस्टिंग 11 नंबर पेज पे हुई है, या यूं कह लो दूसरे शब्दों में परचेज अकाउंट आपको 11 नंबर पन्ने पे मिलेगा। और जैसे हरीश अकाउंट है, ये आपको 12 नंबर पे मिलेगा। तो जो अकाउंट्स हैवी होते हैं उनके लिए ज़्यादा पन्ने छोड़े जाते हैं। जैसे परचेज अकाउंट पूरे साल चलेगी, तो हम हो सकता है 11 से लेकर 19 तक के पन्ने परचेज के लिए छोड़ दें। कैश अकाउंट हैवी होता है, हो सकता है 1 से लेकर 20 तक के पन्ने कैश अकाउंट के लिए छोड़ दें। बट होता यही है कि कोई एंट्री की पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, वो होता है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। जब अपने को बात समझ में आ गई है, तो देखिए, रोज नामचा यानी जनरल में जो LF वाला कॉलम होता है, उसका प्रयोग हमने लेजर में किस तिथि को पोस्ट किया है उसको जानने के लिए होता है, नहीं। ये जो लिखा है कि LF का कॉलम ये बताता है कि लेजर पोस्टिंग आपने कब की, वो नहीं। जितने खातों में सूचना का लिखा हुआ है उनकी संख्या जानने के लिए होता है, नहीं। खातों में खतौनी की गई राशियों की संख्या जानने के लिए होता है, नहीं। अमाउंट जानने के लिए भी नहीं होता है। संबंधित खातों की खाता बही में पृष्ठ संख्या जानने के लिए होता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। मतलब जो एंट्री थी, जैसे एंट्री थी कैश टू कैपिटल, तो कैश आपकी लेजर के किस पन्ने पे बना हुआ है वो जानने के लिए होता है। यानी आपका जो संबंधित खाता है वो खाता बही में किस पेज नंबर पे आपको मिलेगा, ये जानने के लिए होता है। तो डी बिल्कुल सही है। होप मैं आपको समझा पाया। चलिए अपन और एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। अक्षय जिसपे हम 20,000 रुपए मांगते थे दिवालिया हो गए, उनकी संपत्ति से रुपए में से 75 पैसे, रुपए में से 75 पैसे मतलब 75%, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे और हमें 75 पैसे प्राप्त हुए हैं। अक्षय के खाते में कितनी राशि जमा की जाएगी? तो बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी डिस्कशन हो गया। हमारे पास कैश आया और 20,000 का 75% आया, विच इज 15,000 रुपया, और 5,000 रुपये अब कभी नहीं आएगा, तो इसे हम कहेंगे बैड डेट्स, जिसे हिंदी में डूबत ऋण या अशोध्य ऋण बोलते हैं।
और नाम है उस व्यक्ति का अक्षय, है ना। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्यों अक्षय के खाते में 20,000 रुपये जमा होंगे। इसका आंसर 20,000 है। देखो हुआ क्या होगा, हमने कभी अक्षय को माल बेचा होगा और हमने उसकी एंट्री ऐसे की होगी। जब भी हमने अक्षय को माल बेचा होगा तो हमने ये एंट्री करी होगी, अक्षय टू सेल। और इसके बाद जो हमारा अक्षय का अकाउंट है उसमें हमने इस तरह से पोस्ट किया होगा टू सेल्स 20,000। अगर हमें उससे 15,000 प्राप्त हुए और अगर अपन यहाँ पे बाय कैश करके 15,000 लिखें, ये तो सही लिखा अपन ने, बाय कैश करके 15,000 लिखा। अब अगर अपन इस अकाउंट में कुछ और ना लिखें, इस अकाउंट में कुछ और ना लिखें तो ऐसा लगेगा कि हम अक्षय पे 5,000 रुपये मांगते हैं। अक्षय खाता अभी भी 5,000 का शेष दिखा रहा है, जबकि आपको पता है वो दिवालिया हो गया है। ये 5,000 रुपये नहीं आने, इसे बैलेंस शीट में दिखाने का कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए जो बचा हुआ पैसा है हम उसे भी निपटा देते हैं। और अब वो आना ही नहीं है तो फिर आप उसे बैड डेट्स में डाल दो। इसलिए इसको बोलते हैं कि खाते को राइट ऑफ कर दो, बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दो। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो आपको समझ में आया होगा। 20,000 रुपये से हम अक्षय का खाता क्रेडिट कर देंगे ताकि उसका खाता समाप्त हो जाए। इसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन, लेकिन मस्ट नो क्वेश्चन। मैं कोशिश यही करता हूँ कि एमसीक्यू में आपको वो क्वेश्चन कराऊँ जो आपको पता होने ही चाहिए। एक मशीन के क्रय करने पर मशीन को स्थापित करने के लिए श्रमिक को मजदूरी के रूप में 500 रुपये का भुगतान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही है? देखो हुआ क्या, सपोज करो हम बैठे हैं जयपुर में और हमने एक मशीन खरीदी दिल्ली से और ये मशीन है 8 लाख रुपए की। ठीक है, हमने मशीन खरीदी। उसके बाद मशीन को इंस्टॉल करने के लिए सपोज करो एक लेबर को अपन ने 20,000 रुपये दिए, एक टेक्निकल बंदे को हमने हायर किया, उसको हमने 20,000 रुपये दिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो आपने 20,000 रुपये दिए इसको आप वेजेस अकाउंट में डालोगे, इसको आप इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस में डालोगे, इसको आप मशीन खाते में डालोगे, ये बिल्कुल सही है। या इनमें से कुछ भी करो तो उसको सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए हमें अकाउंट्स आता है और अकाउंट्स में हमें नॉलेज है कि एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमने मशीन पे 8 लाख खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जनरली जो हम वेजेस पे पैसा देते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन यहाँ जो वेजेस है दैट इज रिलेटेड टू मशीन। ठीक है, तो जब तक कोई असेट इंस्टॉल नहीं हो जाती या कहें जब तक एक एसेट्स को हम यूज करना शुरू नहीं कर देते तब तक उस पर जितने खर्चे होते हैं उनको कैपिटलाइज किया जाता है। सो ये जो 20,000 रुपया है ये भी मशीन के कॉस्ट में ही आएगा। तो आपने जैसे मान लो चेक से पेमेंट किया दोनों का, तो आपको दोनों अमाउंट्स के लिए मशीन अकाउंट ही लिखना है ना। दोनों के लिए आपको जो मूल मशीन खरीदी उसके लिए भी, खैर उसका तो क्वेश्चन इसने पूछा नहीं, इसने तो पूछा आपने जो वेजेस पे की उसको किस में डालोगे, उसको भी हम मशीन खाते में डालोगे, उसको भी हम मशीन खाते में डालेंगे। एक बात और बता दूं, अगर कोई बंदा मशीन की जगह डब्ल्यू यानी वेजेस अकाउंट लिख देता तो इसका मतलब है उसे नियम अच्छे से नहीं आते, उसने फिर जो एरर किया है उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। हालांकि हम एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक भी बनाऊंगा मैं, तब तो और मैं डिटेल से बात करूंगा। पर एक बुनियादी बात चूंकि साथ का साथ चल रही है, अगर हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लें या वाइसा वर्सा यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लें, तो जो गलती होती है उस गलती को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धि, सिद्धांत की अशुद्धि। ठीक है, तो इसका सही जवाब यह था कि हमें मशीन खाते को डीआर करना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनरल रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इन अ, मतलब जब हम जर्नल बनाते हैं तो हम क्या फॉलो करते हैं, एनालिटिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल मैनर, पीरियोडिकल मैनर या समराइज्ड मैनर। तो जनरल क्या करता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है उसे लिख देता है। फॉर एग्जांपल आज मैं मान लीजिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज तारीख है 24, तो 24 अक्टूबर को जो ट्रांजैक्शन होगा वो सारे मैं 24 अक्टूबर में डाल दूंगा, जो ट्रांजैक्शन 25 को होंगे वो मैं 25 में डाल दूंगा। जैसे जैसे होते जाएंगे मैं उनको लिखते जाऊंगा। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, कि अच्छा सर लेजर में भी तो ऐसा होता है, नहीं लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर में क्या होता है, जैसे आप कैश अकाउंट बनाओगे तो कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन है चाहे वो किसी भी डेट को हुए हों वो सारे कैश अकाउंट में लिखे जाएंगे। इसी तरह मशीन अकाउंट के अंदर
मशीन अकाउंट के अंदर मशीन से संबंधित सारे ट्रांजेक्शन जाएंगे, चाहे वो किसी भी डेट में हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा जाता। जब हम लेजर बनाते हैं तो कैश के अंदर सारे कैश वाले ट्रांजेक्शन, मशीन के अंदर सारे मशीन वाले ट्रांजेक्शन, यानी हम कहें ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं और फिर एनालिटिकल ऑर्डर। जब ये पूछेगा ना कि लेजर में हम किस तरह से ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, यानी लेजर वाले टॉपिक का बता रहा हूं, तो लेजर में हम ट्रांजेक्शन्स को एनालिटिकल मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जहां तक बात है जनरल की, तो जनरल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालक्रम बोलते हैं, कालक्रम, या कहें समय क्रम में, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाओ, तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड एंड द डिक्रीज आर डेबिटेड। सही है ये। इंक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड, गलत है। इंक्रीज इन कैपिटल आर डेबिटेड, गलत है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड, गलत है। आपको पता है कि अकाउंट्स के गोल्डन रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट, पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। रियल अकाउंट, आने वाली वस्तु डीआर, जाने वाली वस्तु सीआर। एक्सपेंस डीआर करो, इनकम सीआर करो। ये जो सारे हैं ये अपन गोल्डन रूल कहलाते हैं। अच्छा, आजकल क्या है, मॉडर्न अप्रोच आ गई है। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है वो सुनो, कि अगर असेट है तो पहली बात तो ये समझ लो कि असेट डीआर होती है, ये पहला नियम है। ठीक है, इसके आगे इसका एक्सटेंशन याद रख लो कि अगर असेट्स इंक्रीज होती है तो डीआर, और अगर असेट डिक्रीज होती है तो सीआर। ये पहला रूल हो गया, यानी इसके अंदर असेट्स के 3 रूल हो गए। एक और बोल देता हूँ, लायबिलिटीज का सीआर नेचर होता है। पहले तो बेसिक नेचर याद रख लो, और अगर लायबिलिटीज ऊपर जाती है तो सीआर करो, और नीचे आती है तो डीआर करो। ये सीआर डीआर का मतलब क्या, जब आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो तो ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है वो बता रहा हूँ। एक और बता देता हूँ, कैपिटल का सीआर नेचर होता है, ऊपर जाए कैपिटल तो क्रेडिट करो, और नीचे आए कैपिटल तो डीआर करो। अगर कोई बच्चा रियल में इसको समझ लेना तो वो कोई भी एंट्री आराम से समझ पाता है। वो हमेशा डीआर और सीआर सही ठिकाने पे लगाएगा, बिल्कुल सही लगाएगा। और जिसकी जनरल एंट्री स्ट्रांग होती है ना, उसको अकाउंट्स में आगे कहीं दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर उसकी लिटरली स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं कि ठीक है 4 एंट्री उसने 20 एंट्री रट ली, नहीं, उसको एंट्रीज बनानी आ जाए, या वो एंट्रीज देख के उसका वो सेंस निकाल ले, तब बच्चा माना जाता है कि हाँ भाई इसको सच्ची में आता है। अच्छा, एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस डीआर होते हैं, और एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाएं तो डीआर ही करेंगे, और एक्सपेंसेस में कमी आ जाए तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह जो आपकी इनकम होती है, इनकम आपका क्रेडिट होता है नेचर में। इनकम अगर बढ़े तो सीआर ही करना होता है, और कम हो जाए तो डीआर करना होता है। इतने रूल, ये मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच होती है, से आप बहुत आराम से अकाउंटिंग कर सकते हो, किसी भी ट्रांजेक्शन को समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अ फर्नीचर डीलर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 सोल्ड फर्नीचर ऑफ 25,000 टू मिस्टर सुनील ऑन कैश बेसिस। अच्छा, अभी क्या होता है, जब बच्चा, मैं बार बार आपको किस लिए बोल रहा हूँ कि बच्चा 11th में आता है, क्योंकि जनरल सबसे पहले वो वहीं पहली बार सुनता है। तो क्या होता है कि जब वो नया नया होता है तो उस समय जैसे हम उसको बोलते हैं राम को माल बेचा, तो वो ऐसे पकड़ता है एंट्री को, राम है और बेचा है, तो कभी तो बोल देगा राम टू सेल्स, कभी बोल देगा सेल्स टू राम। फिर हम बोलते हैं अच्छा मोहन से रुपया मिला, तो बोलेगा एक तो मोहन आया, एक कैश आया, कैश टू मोहन। कुछ बच्चा बोल देगा मोहन टू कैश। अब जैसे इसमें देखो, एक फर्नीचर वाले ने इस साल में 25,000 का फर्नीचर सुनील को कैश में बेचा। अगर आप छोटे बच्चे होते और तुक्का ही लगा रहे होते तो आपके सामने फर्नीचर वाला, फर्नीचर, सुनील, कैश और बेचा, ये शब्द आए, तो आप नहीं समझ पाओगे अगर आप छोटे बच्चे हो तो, कि फर्नीचर टू सेल बोलूं, कैश टू फर्नीचर। इसमें क्या होता है, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि आपको ठहर के समझना होता है जनरल एंट्री में कि हुआ क्या। वापस तीसरी बार पढ़ते हैं, एक फर्नीचर वाले ने फर्नीचर बेचा और वो भी पैसे लेके बेचा। तो इसमें हुआ ये, मूल ये हुआ कि आपके पास कैश आया। और दूसरी बात, मैं क्या लिखूं, फर्नीचर गया लिखूं या माल गया लिखूं? तो आपने बेचा तो फर्नीचर है, तो आप कहेंगे सर फर्नीचर गया, लेकिन आपकी फर्नीचर की दुकान है, तो इसका मतलब वो माल गया। तो बात एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली क्या हुआ कि हमने फर्नीचर बेचा और हमारे पास कैश आया। तो कैश आया, क्यों आया, क्यों आया? क्योंकि हमने माल बेचा।
तो इसलिए इसकी सही एंट्री ये है, कैश टू सेल्स। अब ये एंट्री अपने को आ गई ना, अब इसको पूछो क्या चाहता है, बताओ इन द बुक्स ऑफ डीलर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मैं बोल रहा हूं कैश आपका डीआर होगा, कैश तो सब में ही दे रखा है कॉमन, और सेल्स आपका सीआर होगा। तो ये बिल्कुल सी इसका आंसर सही है। रोकड़ खाता डेबिट किया जाएगा, हिंदी में बोलते हैं नामे किया जाएगा, और विक्रय खाता जमा जमा यानी क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपको इतनी हिंदी आती है आराम से समझ में तो ठीक है। चलो तो इसका आंसर सी रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज गोपाल इज ओनर ऑफ द बिजनेस, गोपाल व्यापार का स्वामी है। अकाउंटिंग एंट्री फॉर द अमाउंट विड्रॉन बाय हिम, ठीक है। मैं इसको दोनों अप्रोचेस से बताता हूं आपको, ठीक है ना, आप समझना। ये है आपकी दुकान, ठीक है, घर जैसी लग रही है पर दुकान है ये, ठीक है, ये दुकान है। और ये है भाई साहब, इनका नाम है गोपाल, ये दुकान के स्वामी हैं। इन्होंने व्यापार में पैसा लगाया था और आज इनको ज़रूरत है, तो इन्होंने मान लीजिए कि 20,000 रुपये निकाला। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या हुआ, गोपाल के पास पैसा आया या गया? तो आप देखेंगे सर गोपाल ने दुकान से पैसा निकाला तो गोपाल के पास पैसा आया, और दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा सोचोगे तो कैश गया। अकाउंटिंग हमेशा दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू यानी शॉप या बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से होती है। तो गोपाल के पास पैसा आया, लेकिन मेन हमारी अकाउंटिंग हो रही है कि दुकान में से कैश गया। तो एक तो गया कैश, और कैश किसके पास गया? गोपाल के पास। तो ये हो गया आपका पाने वाला। तो गोल्डन रूल से करें, गोल्डन रूल से करें तो पाने वाला डेबिट होता है, तो हम गोपाल नहीं लिख सकते क्योंकि ओनर को हम उसके नाम से नहीं, हम उसे ड्राइंग और कैपिटल के नाम से पुकारते हैं। तो ड्राइंग को हम डीआर करेंगे और कैश हमारा गया तो कैश आएगा। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो, ड्राइंग टू कैश। और अगर जो मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच बताई तो उसमें आपका कैश क्या है? असेट, और असेट्स क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, तो ये सी आर होगा। तो बस कैश इसलिए सी आर हुआ क्योंकि ये रूल अप्लाई हुआ। और कैपिटल, कैपिटल का सी आर नेचर होता है, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो डी आर होती है, क्योंकि जब ओनर ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो उसे डी आर करेंगे। तो कैपिटल टू कैश भी आंसर हो सकता है, ड्राइंग टू कैश भी आंसर हो सकता है। इसने बोला कि क्या करेंगे, डेबिट करेंगे गोपाल को, तो गोपाल अकाउंट तो हम बिजनेस में बनाते ही नहीं है। डेबिट करेंगे ड्राइंग को, क्रेडिट करेंगे गोपाल को, गलत बोल रहा है। डेबिट करेंगे ड्राइंग को, क्रेडिट करेंगे कैश को, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। होप आपको समझ में आ रहा है ये टॉपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से क्या सही है? असेट्स निकालना हो तो कैपिटल में से लाइब्रेरी लेस करो, कैपिटल निकालना हो तो असेट और लाइब्रेरी को जोड़ दो, असेट निकालना हो तो लाइब्रेरीज और कैपिटल को जोड़ दो, या डी सही है? तो इसमें जो सी लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको पता है कि आपके इस तरफ असेट्स होते हैं, जो भी आपके पास कैश, फर्नीचर, मशीन वगैरह है वो सब असेट्स होते हैं। आपने जो बाज़ार से उठाया है उसे लायबिलिटी कहते हैं, और जो पैसा व्यापार में ओनर ने लगाया है उसे आप कैपिटल कहते हैं। तो ये जो अमाउंट होते हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो फॉर्मूले की शेप में ये हुआ कि ए बराबर एल प्लस सी, ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है और मस्ट नो है, बहुत सिंपल, आपको पता ही था। तो इसका आंसर सी आएगा। व्यापार में अगर 50 लाख रुपए है तो 50 लाख कहाँ से आया? सपोज 30 लाख रुपए आपने बाजार से लिया है, 50 में से 30 लाख आपने बाजार से लिया है, तो इसका मतलब है कि बाकी का 20 लाख रुपए ओनर ने लगाया है। एक ओनर हमेशा यही कोशिश करता है, वो बिजनेस के थ्रू अपने कैपिटल के साइज को बढ़ाते जाना चाहता है। सिंपल यही है, वो यही चाहता है कि मैं धंधा करूं और मेरा कैपिटल लगातार बढ़ता जाए, ताकि इन सारे असेट्स का स्वामी वो हो। ठीक है, खैर चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, बैंक से पैसा निकाला गया। देखिए अगेन ये है बैंक, और हम वहाँ गए और हमने एटीएम से या चेक के माध्यम से या विड्रॉवल स्लिप होती है, उस विड्रॉवल स्लिप के माध्यम से सपोज करो 40,000 रुपये निकाला। जनरली अगर हम 40,000 रुपये निकालेंगे तो कैश आएगा
और कहाँ से आया, बैंक से आया, देने वाला कौन हुआ, बैंक हुआ। लेकिन ये एंट्री तब होती है जब हमने पैसा व्यापार हेतु निकाला। यहाँ तो बैंक से पैसा निकाल के कौन ले गया, ओनर। तो पैसा धंधे में आया ही नहीं, वो बैंक में गया, एटीएम यूज़ किया, एटीएम यूज़ करके वो पैसा घर पे ले गया, घर पे ले गया। तो मतलब दुकान के बैंक अकाउंट में से पैसा गया, पर पैसा किसके पास गया, ओनर के पास। तो इस तरह से उसने पैसा क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो इसकी जो सही एंट्री है वो यही है। ड्राइंग को डी आर करेंगे और बैंक से निकाला इसलिए बैंक को सी आर करेंगे। इसका आंसर ए है, बाकी ऑप्शन तुम पढ़ लेना, पर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर परचेज, जनरल वाला टॉपिक चल रहा है अपना। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रमेश फॉर पर्सनल यूज, विच ऑफ द टू अकाउंट विल बी अफेक्टेड। अब के बाद हमने फर्नीचर खरीदा और हमने रमेश से खरीदा, लेकिन फिर से वही बात है कि पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर आया और कहाँ से लिया हमने, रमेश से लिया, तो रमेश हो गया देने वाला, देने वाला क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री होती है फर्नीचर टू रमेश। अगर ये हमने व्यापार हेतु लिया होता, अब के बार भी यही हुआ कि हमने रमेश से फर्नीचर लिया और वो फर्नीचर घर पे चला गया, कहाँ पे, व्यापार के स्वामी के पास, तो अगेन ड्राइंग लिखेंगे, है ना, ड्राइंग लिखेंगे और इस तरह से एंट्री होगी ड्राइंग टू रमेश। ठीक है, ड्राइंग टू रमेश। अब बात यह है कि ड्राइंग अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल, और रमेश अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल। तो दोनों व्यक्तिगत खाते प्रभावित होंगे, दोनों के दोनों रियल अकाउंट होंगे, नहीं, दोनों के दोनों क्या हैं, पर्सनल अकाउंट। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बैड डेट्स विच हैव बीन रिटर्न ऑफ अर्लियर इफ रिसीव्ड लेटर विल बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, मान लो इस कहानी में जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक अक्षय नाम का आदमी पढ़ा था, आपको याद होगा कि अपने को 20 में से 15,000 मिले थे, 5,000 रुपये हमारे डूब गए। सपोज करते हैं कि अक्षय की किस्मत बदली, वो वापस अमीर हो गया, वो ईमानदार भी था और वो हमारे 5,000 रुपये जो पहले डूब चुके थे वो देने आया। तो हमारे पास कैश आया, कैश आया, और ये जो डूबा हुआ पैसा है उसके लिए हम बैड डेट्स रिकवर्ड लिखते हैं, है ना। हमें पता है कि पैसा हमें अक्षय दे रहा है, पर हम अक्षय का नाम नहीं लिखते क्योंकि अक्षय का खाता हम राइट ऑफ कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। तो ये पैसा बैड डेट्स रिकवर अकाउंट में लिखा जाएगा। तो अब मैंने क्वेश्चन वापस पढ़ा कि वो अशोध्य ऋण, वो डूबत ऋण जिन्हें हमने राइट ऑफ यानी खत्म कर दिया था, बाद में यदि प्राप्त हो जाए तो किसे क्रेडिट करेंगे। तो मैंने कहा सर बैड डेट्स रिकवर को क्रेडिट करेंगे। तो इसने ऑप्शन दिया डेटर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने कहा सर आपने ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं। अब इसने बैड डेट्स रिकवर ऑप्शन दिया होता तो ये बिल्कुल सही होता। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज मतलब अकाउंट्स को क्लोज करना। हम कुछ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, कुछ का मैं एक परसेंटेज बोलता हूँ, हम 80% अकाउंट्स को बनाते हैं और उनको बाद में क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। जैसे बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, हमें जब पैसा मिलेगा तो हम ये एंट्री करेंगे, और जब साल एंड होने वाला होगा तब हम एक एंट्री और करेंगे जिस पे बहुत कम सिखाया जाता है इसके बारे में। हम साल के एंड में एक एंट्री करेंगे बैड डेट्स रिकवर डीआर टू P&L, यानी हम बैड डेट्स रिकवर अकाउंट को, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट ये छोटे छोटे अकाउंट यानी नदियाँ, और एक होता है समुद्र, वो है P&L, हम उसे P&L में पहुंचा देंगे। यानी अगर आप समझ सको तो अल्टीमेटली अकाउंट कहाँ पहुंच गया, P&L में। तो बैड डेट्स रिकवर से बैड डेट्स रिकवर कैंसिल करो तो अल्टीमेटली ये पैसा P&L अकाउंट में पहुंच गया। इसका आंसर डी होगा। वैसे ये आंसर भी हो सकता था पर ऑप्शन नहीं है तो फिर मुझे डी लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ ट्रांजेक्शन फॉर विच अ जर्नल एंट्री इज नॉट मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप बताओ इसमें से किसके लिए एंट्री हम नहीं करते। कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हम करते हैं, अगर हम माल को दान में दे देंगे तो भी हम उसकी एंट्री करेंगे, अगर माल चोरी हो जाएगा हम उसकी भी एंट्री करेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करते। अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये हमारी दुकान है और हमने दुकान के बाहर लिखवा रखा है 20% ऑफ। मान लीजिए अभी दिवाली थी तो हमने लिख दिया वहाँ पे 20% ऑफ कि आओ, और जैसे अगर वस्तु का MRP 8,000 मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 में 20% कम आपको केवल 8,000 रुपये में मिल जाएगा। सपोज करो हमारा कस्टमर है, उसका नाम है सुनील, तो हमने एंट्री करी सुनील टू सेल्स, और ये हमने एंट्री करी कितने से, 8,000 से।
इसमें आपको 2000 की डिस्काउंट की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। जो 2000 ऊपर का ऊपर उड़ गया उसे आप छोड़ दो। हाँ, एक बात मैं और बता रहा था, हमने हमारी एक कंडीशन है या एक कहें एक ऑफ़र है हमारी तरफ से कि अगर कोई हमें 7 दिन में पेमेंट देगा तो हम उसको 2% डिस्काउंट देंगे। आपकी चॉइस है, आप मुझे 7 दिन में पैसे दे दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। तो सपोज़ करो ये जो सुनील है वो पैसे वाला है, वो 5वें दिन ही आ गया पैसे लेकर, तो हम कैश को डीआर करेंगे, डिस्काउंट को डीआर करेंगे और सुनील लिखेंगे। और जैसे कि 8,000 रुपये थे तो उसमें से 160 रुपये लेस हो जाएंगे और बाकी 7840 हो जाएगा। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो पैसे प्राप्त करते समय बट्टा दिया जाता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जो जो हमने 2,000 रुपये हाथों हाथ छोड़ दिए वो था ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा, उसका पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता। इसने हमसे यही पूछा था कि किसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर, on purchase of furniture in cash for the personal use of the business owner from the furniture mart the account will be debited will be। ये बार बार वही बात कह रहा है, घुमा फिरा के बार बार पर्सनल यूज़ के लिए माल खरीदता है। अब के बार हमने फर्नीचर खरीदा और हमने नकद खरीदा। जब हम नकद फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारा कैश गया और ऊपर या तो फर्नीचर आएगा, लेकिन इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा तो ड्राइंग आएगा। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो एक एसी है और 40,000 का है, हमने वो खरीदा पैसे देके, तो हमारा कैश जाएगा। अगर ये एसी हम दुकान में इंस्टॉल करवाते हैं, फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाते हैं, तो एंट्री बनेगी एसी टू कैश। लेकिन अगर ये एसी हम अपने घर पे इंस्टॉल करवाते हैं तो फिर ड्राइंग लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों में मैं ये मान रहा हूँ कि पैसा आपने दुकान से लगाया, लेकिन पहले केस में आपने एसी जो है वो शॉप पे इंस्टॉल करवाया या ऑफिस में इंस्टॉल करवाया। अगर आपने घर में इंस्टॉल करवाया तो ड्राइंग एंट्री होगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। तो इसने बोला आप किसको डीआर करोगे, तो मैं ड्राइंग को डीआर करूंगा। इसका आंसर सी होगा, आहरण खाते को डीआर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स sold goods of list price of 20,000 in cash after allowing 10% trade discount and 5% cash discount, give the amount which will be debited to cash and discount account in the books of seller। ओके, एक्स हमारा नाम है, हमने माल बेचा है, उस माल का जो एमआरपी है वो 20,000 है, लेकिन हमने कस्टमर को 10% का ऑफ दे रखा है, 10% का डिस्काउंट दे रखा है, तो वो 2,000 तो हमको देगा नहीं, वो हमें 18,000 रुपये देगा। और हमने 5% का सीडी ऑफर भी कर रखा है। तो आपको ये हाँ समझने वाली बात है कि आपको जो कैश डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद बचे हुए अमाउंट पे निकालना है, यानी आपको 18,000 पे 5% निकालना है। और हमारे पास कैश आया है, हमारे पास कैश आया है कितना, 17,100। 900 रुपये का हमें एक तरह से नुकसान हुआ है। हम उस 2,000 को नुकसान नहीं मानते। सीडी का पर्पस होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी तुरंत भुगतान लेने के चक्कर में हमें 900 रुपये का घाटा हुआ है और हमने माल बेचा है, तो यहाँ पे टू सेल्स आएगा। तो क्वेश्चन में इसने हमसे क्या पूछा है, बताओ कैश खाते अकाउंट में आप कितने लिखोगे और छूट खाते यानी डिस्काउंट खाते में आप कितने लिखोगे। तो कैश खाते में तो हम लिखेंगे 17,100 और डिस्काउंट खाते में लिखेंगे 900। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड एज सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू। ओके, सपोज करो हाँ हमारी है ना एक नमकीन की दुकान है ना, और अब हमने कहीं से नमकीन मंगवाई और हमने मान लो 2 लाख रुपए का माल मंगवाया। ठीक है, अब कस्टमर क्या होता है, कस्टमर कहता है पहले टेस्ट कराओ तो हम माने। तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमने 50-50 ग्राम के या 100-100 ग्राम के पैकेट बनाए और हमने वो पैकेट, एक पैकेट मान लो 10 रुपए का है, और ऐसे हमने 1000 पैकेट बनवाए, है ना, 1000 पैकेट बनवाए जिसकी लागत हो गई 10,000 रुपये। तो 10,000 का माल हमने खरीदने के बाद फ्री में बांट दिया। तो पहले हमने माल खरीदा, तब हमने परचेज को डीआर किया, और जब हम इस तरह से फ्री में बांटते हैं तो परचेज को सीआर करते हैं। और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम या तो लिखेंगे फ्री सैंपल, या जो हम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग,
तो या तो हम एडवर्टाइजिंग को डीआर करेंगे या फ्री सैंपल को डीआर करेंगे। मेन बात है कि परचेज को सीआर करेंगे। इसने ये बोला कि ये पैसा किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा, तो नमूने के रूप में जो आप माल वितरित करेंगे उसको हम परचेज अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इसका आंसर होगा बी, क्रय खाते में हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्री या मैसर्स XYZ कंपनी ने 12 जनवरी 2025 को एक डेटर को 56,000 रुपये की सेल की थी। बिक्री की अवधि 2/10 नेट 30 थी। देनदार ने 21 जनवरी को राशि का भुगतान किया। तो बताओ कैश खाते में कितना डीआर किया जाना चाहिए। तो बेसिक बात यह है कि हमारा नाम है XYZ, मैसर्स XYZ, और हमने बेसिकली 56,000 की सेल की थी और उसकी टर्म ये थी 2/10 नेट 30। इसका सिंपल मतलब है कि सामने वाला हमें 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर भुगतान करेगा और हम उसे 2% डिस्काउंट देंगे अगर वो 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा। विदिन 10 डेज वो अगर हमें पेमेंट करेगा तो हम उसको 2% डिस्काउंट देंगे। ये इन बातों में छुपा हुआ है। अब हमने जो उसको सेल की थी, ध्यान दीजिएगा, हमने उसको सेल की थी 12 जनवरी को। 12 जनवरी के 10 दिन पूरे हो जाएंगे 22 जनवरी को, और बहुत टेक्निकल चलोगे तो 21 जनवरी को 10 दिन पूरे हो जाएंगे। और इसने बिल्कुल मौके पे 10 दिन पूरे होते होते उसने हमें पेमेंट कर दिया। तो अब आपको उसको 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। 56,000 का 2% होता है 1120 रुपये। हमें इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा और वो सामने वाला डिस्काउंट काट के आपको 54,880 रुपये देगा। तो कैश आएगा, कैश को डीआर करेंगे, जितना पैसा हमने छोड़ दिया उसे डिस्काउंट कहेंगे और उसका नाम जो भी होगा, डेटर अकाउंट लिख सकते हो, कस्टमर अकाउंट लिख सकते हो, या आपको कस्टमर का नाम पता हो तो वो लिख सकते हो। इसने पूछा कैश खाते में कितना जाएगा, तो वो जाएगा 54,880 रुपये। ठीक है, तो आपको जनरल एंट्रीज के थ्रू और भी छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो कि मकसद रहता है मेरा। ठीक है, और अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है 2500 रुपये का माल जिसका जनरली सेलिंग प्राइस 3,000 रुपये होता है आग से नष्ट हो गया तथा बीमा कंपनी ने 1700 रुपये का दावा स्वीकार किया। इसके लिए जनरल प्रविष्टि में क्रय खाते को कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। ये भी एक बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, पर पता होना चाहिए। सपोज करो मेरे पास एक माल है जो बेसिकली हमने 2500 रुपये में खरीदा था, उसकी जो लागत है वो 2500 है। अच्छा, मैं अगर उसको बेचता तो मैं उसको 3,000 में बेचता अगर वो बिकता तो। खैर किस्मत खराब थी, आग लगी और वो जल गया। लेकिन किस्मत थी कि हमें 1700 रुपये, तो बीमा कंपनी ने कहा कि हम 1700 रुपये दे देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे 1700 रुपये से। मेन बात यह कि नुकसान कितने का हुआ, 2500 का या 3,000 का। कुछ लोग कहेंगे सर वो 3,000 का माल था, पर मैं कहता हूँ रियल में तो तुमने 2500 लगाए थे ना, तो आपको नुकसान 2500 का हुआ था या वो माल 2500 का था। और बाकी का जो 800 रुपये का नुकसान है उसे आप लॉस बाय फायर नाम से लिखोगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखोगे। पर मेन इसने पूछा कि आप बताओ आप परचेस अकाउंट को कितनी राशि से क्रेडिट करोगे, तो परचेस अकाउंट को हम उसकी कॉस्ट वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, हम उसे 2500 रुपये से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और फिर वही क्वेश्चन कि सर इतने क्वेश्चन देख जाएंगे तो बहुत है, हरगिज़ नहीं। आप अगर जनरल का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप में जाके देखोगे तो उसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो अब अगेन ये कहना कि या जैसे अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन था तो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के 480 क्वेश्चन बैंक में है, तो फिर आप ये कहो कि 20 क्वेश्चन से हो जाएगा क्या, नहीं। असली तैयारी करने के लिए, असली पकड़ करने के लिए तो आपको पूरे क्वेश्चन बैंक के पूरे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपने वीडियो कोर्स ले रखा है तो वीडियो कोर्स के सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, फिर देखो आपको सफलता से कौन रोकता है। पर आप उतनी मेहनत तो करो। ठीक है, तो ठीक है, यूट्यूब पे तो छोटा मोटा आपको आइडिया लग जाता है जस्ट क्वालिटी का कि टीचिंग स्टाइल क्या है, पर रियल में तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चाहे हमारे कोर्स से करें चाहे किसी और के कोर्स से करें, पर तैयारी अच्छे से करें। थोड़े से कुछ नहीं होता, थोड़े से थोड़ा नंबर आते हैं, है ना। एक सिंपल रूल है ना, जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे। आप थोड़ी मेहनत करोगे, शायद अपना थोड़ा समय बचा लोगे, थोड़ा मौज मस्ती कर लोगे, पर रिजल्ट भी फिर थोड़ा ही रह जाएगा और फिर आप पछताओगे कि सबका हो गया, मेरा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस को लगाइए। और ठीक है, हमारा चैनल है
हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप जो कॉमर्स पॉइंट ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको सारा कंटेंट वहाँ पे मिल सके। ठीक है, चलो।